नमस्कार मेरे प्रिय पाठकों, मैं हूं मिस्टर एमजी और लेकर आ गया हूं खूनी शहर का भाग 2 लेकर। दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि कॉलोनी के चौकीदार मनोहर चाचा ने एक लाश को बेहद भयानक हालत में देखा था। ये हत्या इस महीने की चौथी हत्या थी और इंस्पेक्टर किशन इन हत्याओं की गुत्थी सुलझाने में जुटे थे। लेकिन जंगल के पास उन्होंने जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। वह कोई इंसान था या कुछ और, इसका पता लगाना अब भी बाकी है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर देख ले। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर ले। तो आइए अब देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। डॉक्टर ने कहा, हाँ लेकिन एक और बात है, यह खून काफी डीके खराब हो चुका है। इंस्पेक्टर किशन ने कहा, मतलब? डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, मतलब कि यह खून जिसका भी है वह काफी पहले मर चुका है। क्या? किशन ने चौंकते हुए पूछा। डॉक्टर ने कहा, हाँ इंस्पेक्टर, और वह भी लगभग 2 साल पहले। किशन ने कहा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि वहां पर एक और लाश थी, लेकिन हमें तो वहां कोई लाश नहीं मिली। आप सही कह रहे हैं। पहले मुझे भी लगा कि शायद हमसे सैंपल लेने में ही कोई भूल हो गई होगी, लेकिन इससे पहले जो 2 हत्या हुई थी उनमें भी यही रिजल्ट आया है। हमें जो घर में खून के धब्बे मिले थे वो मरने वाले के नहीं हैं और लगभग 2 साल पुराने हैं। किशन डॉक्टर की बातें सुनकर सोच में पड़ गया। उसके लिए यह समझ पाना मुश्किल था कि किसी और का खून वहां कैसे हो सकता है। जब लाश एक थी तो दूसरा खून किसका हो सकता है, वो भी 2 साल पुराना। किशन यह सब सोच ही रहा था, लेकिन फिर डॉक्टर ने कहा, हमें घर में और मरने वाले के नाखून में खास मिट्टी के सैंपल मिले थे। यह मिट्टी इस शहर की नहीं है। ऐसी मिट्टी तब निकलती है जब जमीन के बेहद अंदर तक खोदा जाए। किशन ने कुछ सोचा और कहा, मतलब यह मिट्टी किसी खदान या सुरंग की है? डॉक्टर ने कहा, हाँ। अब किशन वहां से सीधे थाने के लिए रवाना हुआ। पहली बार उसे इन हत्याओं में कोई लीड हाथ लगी थी। करण, दोनों हत्याओं की फाइलें लाना। उसने हवलदार को आवाज देकर कहा। कुछ ही पल में हवलदार फाइलें लेकर आ गया। किशन जल्दी जल्दी उन फाइल्स में कुछ ढूंढने लगा। उसने फाइलों में टटोलते हुए हवलदार करण से पूछा, इस शहर के आसपास कितनी खदानें और सुरंग होगी? यहीं कोई 4-5। हवलदार ने कहा। किशन ने फाइलों को साइड में रखा और कहा, मुझे उन सब की डिटेल्स चाहिए, और हाँ, यह भी पता लगाना कि किस खदान में मजदूर काले रंग की ड्रेस पहनते हैं। यह कहकर किशन मुर्दा घर की तरफ चल पड़े। वहां जाकर उसने गोविंद की लाश निकलवाई। लाश को एक बार साफ कर दिया था, लेकिन फिर भी इसकी भयावहता कम नहीं हुई थी। कोई आम आदमी अगर इसको देखता तो उसकी चीख ही निकल जाती। किशन ने उसके हाथ को ध्यान से देखा और एक खास निशान पर ध्यान दिया। उसने वापस थाने आकर उस आदमी के कुछ पुराने फोटो मंगवाए। अगले दिन किशन जब थाने पहुंचा तो हवलदार ने सारी जानकारी इकट्ठा करके उन्हें दे दी। उसने सबसे पहले किशन को गोविंद केजरीवाल की एक पुरानी फोटो दिखाई। किशन ने एक नजर उन्हें देखा और फिर खदानों के बारे में पूछा। करण ने उसे एक लिस्ट थमा दी। और काली ड्रेस किस खदान में पहनते हैं? किशन ने लिस्ट को देखते हुए पूछा। करण ने कहा, सर आसपास कि किसी भी खदान में काली ड्रेस नहीं पहनते, क्योंकि खदानों में कपड़े बहुत ज्यादा खराब होते हैं, इसलिए कोई भी कपड़े अलग से नहीं देते। पहले एक खदान में देते थे, लेकिन वह अब बंद हो गई है। पता चला है कि 2 साल पहले वहां पर कोई हादसा हुआ था। उस खदान के अंदर एक सुरंग के गिर जाने से कई सारे मजदूर नीचे दबकर मर गए थे, इसलिए बंद कर दिया। 2 साल पहले कौन सी खदान में यह हादसा हुआ था? इंस्पेक्टर किशन ने पूछा। सर, यह कालांतर माइंस है। हवलदार ने एक नाम पर उंगली रखते हुए कहा। चलो, हमें वहां जाना है। किशन ने अपनी पिस्टल और कैप उठाते हुए कहा। लेकिन सर, यह तो बंद है और वहां जाना अलाउड नहीं है, हवलदार करण ने कहा। किशन ने उसे गुस्से से देखा। वह चुपचाप साथ हो लिया। घंटे भर के सफर के बाद दोनों उस खदान तक पहुंचे। यह खदान शहर से काफी दूर और पूरी तरह सुनसान इलाके में थी। इसके चारों तरफ तारों की ऊंची ऊंची बावड़ी थी,
जिसे पार करना आमतौर पर संभव नहीं था। अंदर जहां तक नजर जाए वहां तक खाली जगह थी। खदान काफी अंदर थी, जहां पर कुछ गाड़ियां भी पड़ी थी। सामने एक बड़ा सा गेट था, जिसके पास ही एक छोटे से कमरे में एक चौकीदार बैठा था। वह पुलिस की जीप देखकर बाहर आ गया और बोला, जी कहिए। उसकी उम्र लगभग 60 साल की होगी, उस कृषकाय व्यक्ति ने पूछा। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, हमें खदान देखनी है। चौकीदार ने बेपरवाही से कहा, यह तो 1 साल से बंद पड़ी है और मेरे अलावा यहां कोई इंसान नहीं है। 2 साल पहले यहां एक हादसा हुआ था, जिसके बाद इस खदान को बंद कर दिया। किशन ने कहा, फिर भी हम एक बार देखना चाहेंगे। माफ करिए साहब, मैं किसी को ऐसे ही अंदर नहीं जाने दे सकता। आप मेरे मालिक से बात करिए, अगर वो हां कर दे तो आप आ जाना। हवलदार ने उसे गुस्से से कहा, अबे बूढ़ू, हम कोई भी नहीं है, हम पुलिस वाले हैं और हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आप वारंट लेकर आइएगा। बूढ़ा वापस अंदर चला गया। किशन ने एक बार खदान के अंदर देखा और फिर अपने पास ही बने कच्चे रास्ते पर नजर डाली। सर, मुझे लगता है हमें यहां से चलना चाहिए, करण ने इंस्पेक्टर से कहा। तो उसने हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा था ना सर, यहां कुछ नहीं है, बेकार ही आप इतनी दूर लेकर आए, केदार ने गाड़ी चलाते हुए शिकायती लहजे में कहा। वह चौकीदार झूठ बोल रहा था। किशन ने उसकी बात काटते हुए कहा, मतलब? करण ने चौंकते हुए कहा। उस खदान के अंदर और बाहर कच्चे रास्ते पर गाड़ियों के पहियों के निशान थे, मतलब कि वहां गाड़ियां अब भी चल रही हैं। अगर खदान बंद होती तो गाड़ियां नहीं चलती। ये खदान अभी भी चालू है, करण ने पूछा। अगर खदान चालू है तो हमें अंदर कोई दिखा क्यों नहीं? किशन ने कहा। उस चौकीदार ने हमें अंदर जाने ही कहा दिया, तो अब हमें वारंट लेकर आना पड़ेगा, करण ने पूछा। बिना किसी सबूत के हम वारंट नहीं मांग सकते हैं, किशन ने जवाब दिया। तो हम अंदर कैसे जाएंगे? करण ने किशन की तरफ देखते हुए कहा। चोर को पकड़ने के लिए कई बार चोर बनना पड़ता है, किशन ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। रात को किशन हवलदार करण के साथ वापस उस खदान पर पहुंचा। उनका उद्देश्य चोरी छिपे उसने खदान के अंदर जाकर वहां की हकीकत पता करना था। किशन का मानना था कि अब भी वहां पर गुपचुप रूप से काम चल रहा था। उन्होंने खदान से कुछ दूर ही गाड़ी खड़ी की और साथ लाई एक सीढ़ी नुमा रस्सी के सहारे दोनों दीवार पर चढ़े। अंदर एकदम सन्नाटा था, लेकिन खदान के मुख्य द्वार पर एक हल्की सी लाइट जल रही थी। किशन ने करण को इशारा किया और चुपके से उस तरफ ही चलने का इशारा किया। वह दोनों खदान के मुख्य द्वार के यहीं जाकर छुप गए। अंदर से काम करने की आवाज आ रही थी, लेकिन किसी के भी बोलने की आवाज नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस मशीनें चल रही हों। किशन ने एक बार फिर से देखा, आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने करण को खदान के अंदर चलने का इशारा किया और दोनों धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। उन्होंने छुपकर देखा तो अंदर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। कोई खुदाई कर रहा था, कोई मिट्टी उठा रहा था, तो कोई उस मिट्टी को ट्रॉली में डालकर ले जा रहा था। लेकिन फिर भी चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जैसे सबको कोई नशे की दवा दे दी गई हो। उन मजदूरों को कोई कुछ बताने वाला नहीं था, सब यंत्रवत से खुद ही काम कर रहे थे। किशन और करण दोनों वहां छुपकर सब देख रहे थे। तभी एक मजदूर मिट्टी की ट्रॉली लेकर उन्हीं की तरफ आता दिखा। किशन ने करण को चुपचाप छुपे रहने का इशारा किया। जैसे जैसे वह मजदूर पास आता गया, किशन की धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि उसके बारे में कुछ तो अजीब था। जैसे ही वह पास आया, किशन की आंखें फटी की फटी रह गई। इस मजदूर का कंधा आधा कटा हुआ था, जिसके सहारे उसका एक हाथ लटका हुआ था। उसका सर भी आधा फटा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे वह कोई जिंदा लाश हो। किशन ने तो खुद को संभाल लिया, लेकिन करण की उसे देखकर चीख निकल गई। उसके चीख सुनते ही सभी काम करने वाले मजदूर उनकी तरफ देखने लगे और सायरन के साथ एक बड़ी लाइट जल गई। उस लाइट की रोशनी में किशन ने जो नजारा देखा, उससे उसका कलेजा मुंह में आ गया। सारे मजदूर जिंदा लाशें ही थी। किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, तो किसी का आधा सर कुचला हुआ था, किसी के सीने में पत्थर धंसा हुआ था। किशन को लग रहा था जैसे वो नर्क में आ गई है। करण की एक और चीख ने किशन की तंद्रा तोड़ी।
उस ट्रॉली वाले मजदूर ने करण की गर्दन पकड़ डाली थी। किशन उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा। उतने में एक और मजदूर ने उसे पीछे से पकड़ लिया। करण ने उसे धक्का देकर खुद को छुड़ाया, लेकिन तभी एक और मजदूर ने उसे पकड़ लिया। एक मजदूर ने करण को दीवार पर पटक दिया, जिससे वह बेहोश हो गया और वह मजदूर करण पर किसी जंगली जानवर की तरह टूट पड़ा। वह मजदूर करण का मांस नोचने लगा था। किशन अब भी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अंततः उसने अपनी पिस्तौल निकाली और उस मजदूर के सर में गोली मारकर खुद को मुक्त कराया। अब तक 2-3 मजदूर करण को नोच रहे थे। चारों तरफ खून ही खून फैल गया था और करण को उन मजदूरों ने नोच नोच कर मार डाला था। एक और मजदूर ने पास आकर किशन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन किशन ने उसका सर दीवार पर दे मारा, जिससे वह वहीं ढेर हो गया। बाकी मजदूर भी अब तक किशन के बेहद करीब पहुंच चुके थे। किशन ने सामने खड़े 2 मजदूरों को एक तरफ धकेला और बाहर की तरफ भागा। डर के मारे उसकी सांस धौंकने के सामान चल रही थी और करण की हालत देखकर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बेहताशा दौड़ते हुए मुख्य द्वार तक पहुंचा। उसने पीछे देखा तो उन मजदूरों का सैलाब खदान से बाहर निकल आया था और वह अब किशन की ओर ही बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था वे उसे कच्चा चबा जाएंगे। किशन ने वापस आगे देखा तो सामने वह चौकीदार खड़ा था। वो अंदर, किशन ने हांफते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज हलक में ही अटक गई थी। मैंने कहा था ना साहब, मेरे अलावा यहां और कोई इंसान नहीं है, सब लाशें हैं। चौकीदार ने डरावनी हंसी हंसते हुए कहा। किशन समझ गया कि यह चौकीदार भी इन सब में शामिल है। वह किशन को दबोचने के लिए उसकी ओर बढ़ा, लेकिन किशन ने फुर्ती से अपनी पिस्तौल निकाली और उसके सर में गोली मार दी। चौकीदार वहीं ढेर हो गया। किशन ने एक बार फिर से पीछे देखा और दौड़ते हुए वहां से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने बाहर से दरवाजा बंद करके वापस ताला लगा दिया। वह सब लाशें पागल जानवरों की तरह दरवाजे की तरफ बढ़ी और फिर दरवाजा पीटने लगी। किसी के हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, किसी की आंख नहीं थी, तो किसी के मुंह से खून टपक रहा था। किशन ने ऐसा भयावह दृश्य अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। वह कुछ देर बेबस सा उन्हें देखते रहा और फिर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद किशन अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि घर का मुख्य द्वार खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि घर के अंदर कोई था। इतनी लेट उसके घर में कौन हो सकता है? अंदर लाइट जल रही थी। वह कुछ देर पहले खदान पर जो हुआ था उस सदमे से ही बाहर नहीं निकल पाया था और किसी आगामी खतरे की आशंका को देखते हुए उसने अपनी पिस्तौल निकालकर हाथ में ले ली और धीरे से गेट को सरकाते हुए अंदर प्रवेश किया। अंदर मुख्य द्वार भी खुला हुआ था। फर्श पर मिट्टी के निशान देखकर वह सतर्क हो गया। उसने पिस्तौल पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली। वह बेडरूम की तरफ बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंदर बाथरूम से पानी चलने की आवाज आ रही थी। उसने बाथरूम के पास जाकर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था और अंदर कोई नहीं था। किशन की धड़कनें फिर से बढ़ने लगी थी। बाहर से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। किशन वहीं छुपकर बाहर देखने लगा। उसने अपनी पिस्तौल दरवाजे की तरफ तान दी। किसी का साया उसकी ओर बढ़ रहा था और अचानक 2 चीखें एक साथ गूंजी। सामने किशन के पिता संतोष खड़ा था, साबुन से लथपथ। उसे इस तरह देखकर किशन डर गया था तो संतोष किशन को खुद के ऊपर बंदूक ताने देख डर गया था। ये क्या है पापा? किशन ने गुस्से से पूछा। अरे यार, नहाने गुस्सा था, लेकिन टंकी में पानी खत्म हो गया तो वापस मोटर चालू करने गया था। ऊपर से तुमने खिड़की खुली छोड़ दी तो पड़ोस की बिल्ली अंदर आ गई। लेकिन तुम तो 1 सप्ताह बाद आने वाले थे ना? किशन ने कहा। हाँ, लेकिन काम जल्दी खत्म हो गया तो वापस आ गया, संतोष ने जवाब दिया। लेकिन तुमने मेरे ऊपर बंदूक क्यों तान रखी थी? खदान वाला वाकया याद करके किशन एक बार कांप गया, लेकिन वह शांति से खड़ा रहा और अपने पापा से कहा, तुम एक बार नहा कर आओ, फिर बताता हूं। किशन के पिता नहा कर आए और किशन से पूछा, अब बताओ, तुमने मुझ पर बंदूक क्यों तान रखी थी? किशन ने उन्हें अपने साथ जो भी हुआ वह सब बताया। तुम कह रहे हो कि उस खदान में जिंदा लाशें हैं? किशन ने हाँ में सिर हिलाया। और तुम वहां अकेले चले गई? संतोष ने गुस्से से कहा। पापा, मैं अकेला नहीं था, करण भी मेरे साथ था। लेकिन करण के बारे में सोचकर
वह चुप हो गया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? संतोष ने चिंता के साथ कहा। बात वो नहीं है पापा, वहां लाशें जिंदा कैसे थीं? ये तो उस खदान का मालिक ही बता सकता है, संतोष ने कहा। लेकिन पापा, वह तो मर चुका है। क्या? संतोष ने चौंकते हुए कहा। हाँ पापा, पहला कत्ल उसी का हुआ था। और मैनेजर? संतोष ने किशन को देखते हुए कहा। अगले दिन किशन एक घर के बाहर खड़ा था। उसे मिली जानकारी के अनुसार कालांतर माइंस का मैनेजर यहीं पर रहता था। उसने डोरबेल बजाई तो कुछ देर बाद एक 50 साल के आदमी ने दरवाजा खोला। जी कहिए, उसने गंभीर आवाज में कहा। रविंद्र चौयल आप ही हैं? किशन ने पूछा तो उसने हां में सर हिला दिया। मुझे आपसे कालांतर खदान के बारे में कुछ बात करनी है, किशन ने कहा तो रविंद्र ने उसे अंदर बुला लिया। किशन ने देखा कि घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। पुलिस पहले ही अपनी जांच पूरी कर चुकी है। वह हादसा प्राकृतिक के कारण से हुआ था। कंपनी की कोई लापरवाही नहीं थी। मुझे उस हादसे के बारे में बात नहीं करनी है, बल्कि उसके बाद जो हो रहा है उस बारे में बात करनी है, किशन ने उसकी तरफ देखकर कहा। वह खदान 2 साल से बंद पड़ी है, रविंद्र ने शांति से जवाब दिया। क्या आप सच कह रहे हैं? किशन ने पूछा। जी बिल्कुल। हालांकि मैं उस हादसे के बाद कभी वहां नहीं गया, क्योंकि पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से उस खदान को सील कर दिया था, मैनेजर ने किशन की आंखों में देखते हुए कहा। किशन को भी लगने लगा था कि शायद रविंद्र को इस बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन तभी अचानक इंस्पेक्टर की नजर उसकी घड़ी पर पड़ी। ये घड़ी कहां से ली आपने? अब किशन ने मैनेजर के हाथ को देखकर कहा। शोरूम से, मैनेजर ने ठंडेपन से जवाब दिया। आपको नहीं लगता यह घड़ी आपकी हैसियत से बाहर है? आपने जो किया वह भी तो आपकी हैसियत से बाहर था, किशन ने गुस्से से कहा। मैनेजर के चेहरे के भाव बदल चुके थे। अब किशन का हाथ अपनी बंदूक तक पहुंच चुका था। मैं आपकी जगह होता तो यह गलती नहीं करता, मैनेजर ने किशन के पीछे इशारा किया। उसने नजर घुमाकर देखा तो वहां वही आदमी खड़ा था जो किशन को उस रात जंगल में मिला था। काले धूसर रक्त रंजित कपड़े पहने हुए, खौफनाक शक्ल और आधा जबड़ा टूटा हुआ। किशन कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने किशन की गर्दन को पकड़ लिया। किशन की सांस अटकने लगी और वह छटपटाने लगा। आपको मेरी खदान पर नहीं जाना चाहिए था, मैनेजर ने गुस्से से कहा। अब सारे मजदूर गुस्सा हो गए हैं और काम करने से मना कर रहे हैं। वह किशन के पास आ गया। किशन खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। पहले भी तो यही किया था। मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया था और मजदूरी बढ़ाने की मांग करने लगे और हड़ताल पर चले गए थे। अगर मजदूर हड़ताल पर चले जाएंगे तो काम कैसे होगा? काम नहीं रुकना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए मैंने वो किया जो करना बेहद जरूरी था। मैंने एक बार के लिए उन्हें झूठी तसल्ली दे दी और फिर काम करने के लिए सुरंग के बेहद अंदर भेज दिया। जब वे सब अंदर चले गए तो मैंने सुरंग गिरा दी। सारे मजदूर अंदर दबकर मर गए। जो नहीं मरे उन्हें मैंने मार दिया, मैनेजर ने हंसते हुए कहा। किशन को अब भी उस आदमी ने मजबूती से पकड़ रखा था। किशन अपना हाथ अपनी पिस्तौल तक ले जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उन्हें मार दिया क्योंकि मेरे लिए उन मजदूरों की लाशें ही काफी थीं। मेरे पिता ने मुझे मृत साधना सिखाई थी, जिससे किसी भी लाश को काबू में किया जा सकता था। इन मजदूरों की लाशों को काबू में करके काम कराया जा सकता है और मैं वही कर रहा था। इन्हें न तो भूख लगती है, न प्यास लगती है, न थकान होती है और न ही मजदूरी देनी पड़ती है। दिन रात बस काम करते रहते हैं किसी सच्चे मजदूर की तरह, और मैं एक अच्छे मैनेजर की तरह उनसे काम करवाता हूं। एक कंपनी को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? लेकिन फिर सेठ एक दिन खदान पर चला गया। मुझे उसे रास्ते से हटाना पड़ा। फिर वह माइनिंग इंस्पेक्टर और हवलदार, वह दोनों अंदर जाने की जिद कर रहे थे। उनका भी वही हाल हुआ। फिर वह गाड़ियों का ठेकेदार गाड़ियां वापस मांग रहा था, उसे भी रास्ते से हटाना पड़ा। और अब तू तो खुद ही मेरे पास आ गया। रविंद्र जोर जोर से हंसने लगा। किशन के गले पर दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसका हाथ उसकी पिस्तौल तक पहुंच गया और उसने तेजी से पिस्तौल निकाली और बिना पीछे देखे ही उस मजदूर के सर में गोली मार दी। वह वहीं ढेर हो गया। रविंद्र यह देखकर बौखला गया और किशन को दबोचने लगा,
लेकिन वह तेजी से बचा और पिस्तौल उसकी तरफ करके उसे भी गोली मार दी। गोली सीधे रविंद्र की आंख पर लगी और वह जमीन पर गिर गया। किशन बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसके सामने 2 लाशें पड़ी थीं। उसने पहले अपनी टीम को फोन किया और इस हादसे की जानकारी दी।